हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6। चलिए स्टार्ट करते हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डू यू नो व्हाट इज अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र क्या है? प्रजातंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, यानी कि भारत में किसी राजा रानी का शासन नहीं है, किसी डिक्टेटर का शासन नहीं है, यहाँ पे जनता का शासन है। सरकार जो है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। जनता ही सरकार को हटा सकती है और जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि पार्लियामेंट में बैठ करके जनता के हित के लिए ही काम करेंगे, अन्यथा जनता जो है उस सरकार को हटा देगी। तो रूल बाय पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां पे डेमोक्रेसी बहुत बाद में आ पाई। हमको तो स्वतंत्रता 1947 में मिल गई, लेकिन कई ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें कि स्वतंत्रता उनको बहुत बाद में मिली। उसी में से एक कंट्री है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पुराने जमाने में जो है वहां पे जो है अंग्रेजों का शासन था, वो अंग्रेजों की सोसाइटी थी और वहां पे अपार्थीड व्यवस्था थी। अपार्थीड मीन्स रंग भेद, यानी कि गोरे और काले के रंग के आधार पर भेदभाव करना। साउथ अफ्रीका के लोग जो होते हैं उनके स्किन का कलर जो होता है थोड़ा डार्क होता है, और इंग्लैंड के पीपल ऑब्वियसली जो इंग्लिश पीपल होते हैं इनका स्किन का कलर जो होता है फेयर होता है, तो दे थिंक दे आर सुपीरियर देन द ब्लैक वंस, और इसी को कहते हैं अपार्थीड। और इसके आधार पर उन्हें बहुत सारी भेदभाव वाली व्यवस्था साउथ अफ्रीका में व्याप्त थी, जैसे कि काले और गोरों के लिए एम्बुलेंस जो होती थी वो अलग होती थी। काले लोगों की एम्बुलेंस में जो है वो फैसिलिटी नहीं होती थी जो अंग्रेज लोगों की एम्बुलेंस वगैरह में होती थी। काले और गोरों के हॉस्पिटल्स अलग होते थे, उनकी ट्रेन और बसेस अलग होती थी, कई ऐसी चीजें सब अलग होती थी। नेल्सन मंडेला जिन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की और इस अपार्थीड व्यवस्था के लिए कई सालों तक लड़ाई की, कई बार जेल गए और आखिरकार उनके प्रयासों के द्वारा सन 1994 में जो है अफ्रीका को स्वतंत्रता मिली, साउथ अफ्रीका को। तो ये सोचने की बात है कि हमें स्वतंत्रता मिली 1947 में और साउथ अफ्रीका को स्वतंत्रता मिली 1994 में, काफी सालों बाद। तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का मतलब है, हमने अभी बताया कि जनता का शासन, और डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं उसमें सबसे बड़ा पहला पिलर है वो है पार्टिसिपेशन, यानी कि भूमिका निभाना, अपना स्थान जो अपने कर्तव्य है उसकी ड्यूटी निभाना। तो अगर हम एक सभ्य एक अच्छा डेमोक्रेटिक समाज चाहते हैं तो ये होना चाहिए कि सरकार किसी प्रकार का भेदभाव ना करे। तो इसके लिए जनता को सक्रिय होना पड़ेगा, समय समय पर मीडिया के द्वारा, अखबार पत्रिकाओं के द्वारा अलग अलग अपनी समस्याओं के द्वारा जो है सरकार को अवगत कराते रहना, ये जनता की जिम्मेदारी है। और अगर सरकार गलत तरीके से काम कर रही है तो उसको हटाना भी जनता की जिम्मेदारी है। ये गौर करने की बात है कि भारत में हर 5 साल बाद जो है वो इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। तो इलेक्शंस में सरकार, जनता को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी सरकार हमारे लिए काम कर रही है और कौन नहीं, क्योंकि वोट डाल करके ही हम सरकार को चुनते हैं। तो जनता को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा और वोट उस सही व्यक्ति को देना पड़ेगा जो कि हमारे लिए सही तरीके से काम कर सके। इसके अलावा और वोट इलेक्शंस के अलावा भी और कई तरीके हैं जिसके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया जा सकता है, जैसे कि सिग्नेचर कैंपेन। समय समय पर संस्थाएं किसी इशू को लिख करके सिग्नेचर कैंपेन चलाती हैं, जिसमें कि लोग आते हैं और अपने सिग्नेचर करके ये बात प्रकट करते हैं कि हम सरकार के किस बात के विरुद्ध है या किस बात से सरकार से सहमत हैं। इसके अलावा रैलीज निकालना, हड़ताल करना, कई ऐसे वेज हैं जिनके द्वारा जनता जो है सरकार का ध्यान अपनी मुसीबतों या अपनी समस्याओं के प्रति आकृष्ट कर सकती है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। अब नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि विवाद को सुलझाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवादों को सुलझा सकती है? तो सबसे इजी वे है पुलिस के द्वारा। अगर दो अलग अलग समुदाय हैं और दोनों को अपने अपने धार्मिक जुलूस निकालने हैं और किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उस संबंध में झगड़ा को निपटाने की जिम्मेदारी जो होगी वो पुलिस की होगी, कि पुलिस ये देखे कि समय पर किसी प्रकार की अशांति न फैले, किसी प्रकार का झगड़ा झंझट कुछ न हो और दोनों के धार्मिक जुलूस जो है वो आराम से निकल सके।
लेकिन अगर कोई बड़ा इशू हो जाता है, जैसे कि अगर दो स्टेट्स के बीच में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, तो वो कैसे सुलझाया जाएगा। जैसे कि कर्नाटक और तमिलनाडु दो स्टेट्स हैं भारत के जिनमें कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के लिए विवाद हो गया था। कृष्णा सागर डैम जो था, जो कि बेंगलुरु वो कर्नाटक में है, जहाँ पे जो कि पहले पड़ता है, वहां से कावेरी नदी का पानी जो है जब छोड़ा जाता था तो नीचे आकर के मैटूर बांध में, तमिलनाडु में वो बांध में पानी भरा जाता था, जिसका इस्तेमाल जो है इरिगेशन वगैरह के लिए तमिलनाडु में किया जाता था। तो दोनों ही स्टेट्स में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के लिए विवाद हुआ, जिसको कि बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाया गया। तो अगर हमारे कोई विवाद ऐसे हैं जो कि पुलिस के द्वारा या किसी से नहीं सुलझते हैं, या हम सरकार के विरुद्ध कोई ऐसा, सरकार ने हमारे खिलाफ कुछ गलत काम की है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए हम रिस्पेक्टिव न्यायालय के पास, अदालतों के पास जा सकते हैं, जिसमें कि कई प्रकार के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स एक्सेट्रा। अब इक्वेलिटी एंड जस्टिस, तो भारत के संविधान ने किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के भी साथ नहीं किया है। पुराने जमाने में जो अनुसूचित जाति जनजाति के साथ कठोर बर्ताव किया जाता था, एक ही प्रकार के अपराध के लिए ऊंची जात के लोगों को अलग सजा दी जाती थी, नीची जात के लोगों को अलग सजा दी जाती थी, जो कि सीवियर पनिशमेंट्स होते थे, उन सब को बदल करके हमारे संविधान ने एक ही प्रकार के कानून बनाए हैं। हर एक अपराध के को स्पेसिफाई किया है, डिस्क्राइब किया है कितनी सजा होगी, चाहे वो कोई भी करे, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी, चाहे छोटा से छोटा आदमी, सबको एक स्पेसिफिक टाइप की सजा मिलेगी और उस सब को डिस्क्राइब किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए, अपने अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए कोर्ट्स के पास जा सकता है और समय समय पर आवाज उठा करके मीडिया के द्वारा हेल्प ले करके जो है किसी भी गलत होते हुए काम को रोका जा सकता है। तो हमारा संविधान हमारे अधिकारों को स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए पूरा की पूरा प्रयास करता है। ये चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। एंजॉय स्टडिंग एंड स्टे हेल्दी। बाय।